साथियों, वॉइस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपका अपना चैनल है और ये आम जनता की बात को समाज के समक्ष और प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों के समक्ष लाना है ताकि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र हो। आपकी कही गई विचार बातों को आम जनता और समाज के जिम्मेदार लोग जाने, इसलिए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें व्यूवर्स और इसको लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।
अगर बोलने की आज़ादी होती हमको तो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान के आर्टिकल 19 में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी बस जाने से आज अच्छी अच्छी कॉलोनियों में हम रह रहे हैं, संविधान ही बोलो नहीं तो बदलाव में आज भी त्योहारों का आवाज, सुधारों का आवाज, समारों का आवाज या समाज आता इस तरीके से है ना, नहीं है आप लोगों को क्यों नहीं है? इस समाज में भगवान किस्मत से ये भर रखा वो अंधविश्वास सदियों से और आज भी खड़े हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर इंजीनियर हो ऐसा वीडियो बन रहा है तो ये हमारे साथीदार जो प्लेयर हैं सतीश साहब हो जाएगा। आना चाहते हैं तो सहर्ष आ सकते हैं। किसी को सवाल नहीं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का भी सदस्यता अभियान का फॉर्म चल रहा है। जो भी साथी उपस्थित है, जो भी कर्मचारी साथी है, वो कर्मचारी संघ में ही अपना फॉर्म भरे। कर्मचारी नहीं है उसके लिए ये फॉर्म है। जो साथी आया इसका मात्र 50 रुपये सदस्य शुल्क है और कर्मचारी के लिए 100 रुपये मात्र सदस्यता शुल्क है। तो साथ ही एक और बड़ी सूचना है, आने वाले जून के 22 और 23 जून 2 दिन का प्रशिक्षण है, वो भोपाल में होगा। इस संगठन के वापसिप संगठन के प्रधान महासचिव हैं और इस संगठन के ऊपर उन्होंने PhD किया हुआ है। वो आपको 2 दिन का प्रशिक्षण देंगे। उसमें महिलाएं जा सकती है, बेरोजगार युवा जा सकते हैं, छात्र छात्राएं जा सकती है।
काम है। तुम खींचना भैया फोटो। साथियों, ये रतलाम जिला इकाई से 5,000 रुपये अनुदान निधि माननीय लेखपाल साहब को भेज दी जा रही है, प्लस 2,000 रुपये लेखपाल साहब जो स्वयं का निजी वाहन से लेकर आए और उसके पेट्रोल के खर्च के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है, वो भी दी जा रही है। एक ग्रुप फोटो सबका आ जाना चाहिए। बस ले लो चाचा। सर नमस्कार, आज क्या आयोजन रहा सर आपकी ओर से? ये भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद रतलाम जिले का संयुक्त तो जिला लेवल का एक प्रबोधन और जागरण का कार्यक्रम था, विषय पर आधारित था। जो विषय निर्धारित थे जी समाज को जोड़ने के लिए, जी, जिसमें एक समाज का भौगोलिक और सामाजिक नेटवर्किंग 6 लाख गाँव तक बढ़ाना जी और चलो गांव की ओर जी अभियान के तहत ये अभियान चल रहा है राष्ट्रीय लेवल का। तो ये पूरे भारत में गांव तक संगठन का नेटवर्क फैले और सभी सामाजिक समूह के लोग इस मूवमेंट के साथ में जुड़े। तो जब तक सामाजिक समूह के लोगों को जानकारी नहीं देंगे तो वो आपके साथ जुड़ेंगे नहीं जी। इसलिए हमारे जो जागरूक जानकार कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो प्रत्येक ज़िले में गांव में जाकर के गांव लेवल की कमेटियां, बूथ लेवल की कमेटियां बनाने के लिए पूरे भारत में काम कर रहे हैं। जी सर, ये 6 लाख लोगों तक पहुंचना और 6 लाख गांव तक पहुंचने की कोई कार्य योजना आपकी तैयार है सर? हाँ, ये प्रत्येक ज़िले में हमारे बामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा के सभी जो सहयोगी संगठन हैं जी, तो बामसेफ के जिला स्तर के कार्यकर्ता, भारत मुक्ति मोर्चा के और अन्य ऑफशोर संगठन, विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, इस तरीके से लगभग 90 संगठन है हमारे, विद्यार्थी से लगा करके पेंशनर तक जी। तो वो सभी कहीं खड़े हुए हैं, कहीं वो संगठन का निर्माण हुए, कहीं संयोजक है। उसके हिसाब से हमारा जिस तरीके से मैन पावर जिले में उपलब्ध है। सर, देखने में आया है कि रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर जिले में अधिकतर आदिवासी समाज के लोग विस्थापित होकर मतलब मजदूरी के लिए अन्य ज़िले और अन्य राज्यों में जाते हैं, जहां पर उनके साथ एट्रोसिटी की घटना भी घट जाती है, आर्थिक स्थिति भी पिछड़ जाती है और बच्चों की शिक्षा भी छूट जाती है। इसके संबंध में आपका जो संगठन है और आपकी जो संस्था है वो क्या इस दिशा में कुछ कार्य कर रही है? नहीं, जो विस्थापन आदिवासी एरियो में रोजी रोटी के लिए विस्थापन हो रहा है, ये यहाँ की सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा बनाई हुई नीतियों के परिणाम है। आज करोड़ों लोग राशन की दुकानों पे पहुँच गए हैं। आज मोदी जी सीना तान करके बोल रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं। अरे तुमने रोज़गार क्या दिया? उन 80 करोड़ लोगों को राशन की दुकान पे पहुंचा दिया, ऐसी नीतियां बनाई। ऐसा ये था सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदिवासी मोर्चा के। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, बहुल में कुछ ट्राइबल क्षेत्र, यहाँ से बहुत से आदिवासी अपने बच्चों के सहित दूसरे राज्यों में आर्थिक कमजोरी की वजह से मजदूरी के लिए जाते हैं, तो उनके साथ एट्रोसिटी की घटना घटती है और शिक्षा भी छूट जाती है। वो अपने बच्चों को, पढ़ते बच्चों को मजदूरी के लिए ले जाते हैं। ऐसी दिशा में कहीं आप प्रशासन को इस ओर ध्यान आकर्षण कराने के लिए या जागरूकता फैलाने के लिए कुछ ऐसा कोई आपका प्रोग्राम है क्या, ये जानना चाहता हूँ। नहीं, हमारा जो भी प्लान बनता है राष्ट्रीय स्तर पे बनते हैं जी, क्योंकि पूरे भारत में समाज के साथ में होती है। तो आदिवासियों के जो भी नए नए मुद्दे होते हैं, चाहे उनके ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के हो, जैसे मणिपुर की घटना हुई हो, या नक्सलवाद के नाम पे मारे जा रहे हो, या जल जंगल ज़मीन से विस्थापित किए जा रहे हो, या
आपके जैसे ये घटनाएं घटी थी अभी, वो प्रवेश शुक्ला के द्वारा सीधी जिले में एक आदिवासी के सिर के ऊपर पेशाब करने की घटना हुई थी जी। ये तमाम जो भी घटना होती है महिलाओं के साथ में होती है। छात्रावास आदिवासी छात्राओं के साथ भी अभी हाल ही की घटना घटी है, 15 दिन भी नहीं हुए। हाँ, सीधी में जी। हाँ, तो ये जो घटना है तो ये एक एक घटना के लिए हमारा नहीं, हम तो साल भर में जो भी घटनाएं घटती है और उसके लिए हमारा वामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा और तमाम सापशूट संगठनों के लोग राष्ट्रीय स्तर का हम मूवमेंट खड़ा होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे छांट करके पूरे भारत में उनके चरणबद्ध आंदोलन करते हैं। अपना संगठन का आपका दायित्व और नाम बताएं सर। मेरा नाम वीर सिंह राणा, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ का प्रदेश प्रभारी सर, मध्य प्रदेश। जी सर, आपके राष्ट्रीय आंदोलन में ईवीएम मशीन के संबंध में जो आंदोलन चलाया था और अब जैसे कि 2024 के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो यह आपका जो ईवीएम के विरुद्ध आंदोलन क्या आगे भी चलेगा और आप इस ईवीएम के संबंध में कितने स्वतंत्र रूप से इसमें सोचते हैं? ये हमारा राष्ट्रीय लेवल का मुद्दा है और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसके लिए निरंतर पिछले 2013 से इस आंदोलन को चला रखा है। केवल अभी 24 में नहीं चला है, निरंतर चल रहा, हमारे राष्ट्रीय लेवल पे चल रहा है और ये जन जागृति का मुद्दा है। जब तक हम जन जागृति करने में कामयाब हो जाएंगे तो इस समस्या का समाधान भी राष्ट्रीय स्तर पे सभी समूह को मिलकर करने के ओर हम अग्रसर हैं। सर, देखने में ये आया है कि ईवीएम मशीन को जहाँ तक पढ़े लिखे बच्चे भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो आदिवासी समाज का एक बहुल्य वर्ग जो कि आज की तारीख में भी मजदूरी के कारण शिक्षा से विमुख है, तो क्या वह ईवीएम पर अपना वोट ठीक ढंग से दे पाता है? क्या नहीं दे पाता है, उसका शिक्षा का अभाव है। वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहा है और उसको वोट का उपयोग सही ढंग से नहीं करने के कारण उसका वोट कहाँ जा रहा है उसको पता नहीं है कि कहाँ क्या करना है, वोट देना है। वो हमने गांव में जाके उस अनपढ़ लोगों को, आदिवासी की अनपढ़ महिलाओं को और उन लोगों को हमने जानने की कोशिश करी, तो उनका कहना है कि हमें तो पहले जैसे ही कागज़ वाला मतपत्र ही चाहिए, कम से कम हम देख के मतदान कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। और ये नई समस्या और नई जानकारी, नई वैज्ञानिक मशीन पे कहाँ उंगली लगाना है, क्या होता है, उनको पता ही नहीं चलता। कभी कभी नाम और अपना पद बताएं। मेरा नाम ओम प्रकाश बोरसिया एडवोकेट है, मैं रतलाम का निवासी हूँ और वामसेफ का सहयोगी संगठन है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का मैं संभाग का प्रभारी हूँ। जी सर, ये जो बाजना क्षेत्र है और अलीपुर क्षेत्र है, झाबुआ क्षेत्र है और रतलाम में भी सेलाना जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो एट्रोसिटी की घटनाएं घटती है जी, तो उस घटना के बारे में अनेक लोगों को यह नहीं मालूम है कि एट्रोसिटी एक्ट उनके लिए बना हुआ है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है। तो इस संबंध में आपका संगठन इस दिशा में क्या काम कर रहा है सर? देखिए, एट्रोसिटी एक्ट स्पेशली जो है एससी और एसटी के लोगों के लिए बनाया गया है जी। हालांकि इसका या बैकवर्ड क्लास जो है उनकी बहन बेटियों के बनिस्पत इस समाज की बहन बेटियों के साथ ज़्यादा अन्याय अत्याचार प्राय आंकड़ों के अनुसार पता चलता है कि इनके साथ ज़्यादा होता है सर, और इस कारण ये एक्ट प्रभावशील हुआ है। आज के समय बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, 90% केसेस में जानकारी होती है और लोग अब चाहे वो पूर्णतः शिक्षित नहीं हुए हैं, अशिक्षित भी हैं, तो भी वे अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए एफआईआर दर्ज कराते हैं और संबंधित थाना क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी है वो प्रकरण पंजीबद्ध करके विषय विवेचना करते हैं। हम कुछ लोग किसी कारणवश या स्थानीय लोगों का या जिन लोगों के द्वारा
ये ऐसा कृत्य किया जाता है उनके दबाव के चलते या किसी प्रलोभन के चलते या आगे उनको कोई भविष्य का खतरा हो, इस कारण से वो नहीं कर पाते होंगे, वो अलग मामला है। और ऐसे कोई मामले यदि हमारे किसी संगठन, सामाजिक संगठन या हमारे किसी संगठन या भामसे भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ या राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद या अलावा इसके जो भी हमारे सामाजिक समाज के संगठन हैं उनकी जानकारी में आता है तो हम लोग इसके बारे में कार्रवाई करते हैं और संबंधित से मिल करके उससे जानकारी प्राप्त करते हैं कि यदि उसके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो वो किस कारण से उसका प्रतिरोध नहीं कर पा रहा है या संबंधित दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। वो जानकारी प्राप्त करने के बाद हम उनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं हम करते हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ कराने के लिए जो हर संभव मदद हो सकती है हम करते हैं। लीगल प्रोफेसर जो एसोसिएशन है आपकी, जी वो लीगल एड आम जनता को शासन की ओर से मिल रही है, निःशुल्क मिल रही है। इसके संबंध में क्या अधिक से अधिक जागरूकता फैले, इसके संबंध में कुछ आपका कोई प्रोग्राम है क्या आगामी समय में? देखिए, हम लोग जो संगठन के कार्यक्रम होते रहते हैं या शिविर होते हैं, वामसे से रिलेटेड जितने भी संगठन के कार्यक्रम होते हैं उनमें अमूमन हम लोग अपने सब्जेक्ट जो मिलता है उस पर स्पीच देते हुए एडवोकेसी के प्रोफेशन में होने के कारण हम उनके लीगल राइट्स के बारे में भी जानकारी देते हैं और ये बताते हैं कि यदि किसी के प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है तो वह इस प्रकार से इस कानून के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है तो उसका खिलाफ कार्रवाई इस तरीके से यहाँ इस संबंधित थाने में या संबंधित अधिकारियों को कर सकते हैं। और उनके ये भी हम उनसे ये कहते हैं, आग्रह करते हैं कि यदि इस स्थिति में वो अगर कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है या कोई परेशानी आती है तो वो हमसे संपर्क करें, हम उनका हर संभव मदद करेंगे, ऐसा हम लोगों को बताते हैं और हम ऐसा प्रयास भी करते हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार। आज हमारे समक्ष डॉक्टर ओरी जी हैं जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर ओरी जी जयेश आदिवासी संगठन, छात्र संगठन के प्रमुख रूप से कार्य कर रहे हैं रतलाम जिले में। आज सबरी धाम पर एक आदिवासी मिलन समारोह हुआ था, उसके संबंध में हम जानना चाहेंगे। सम्माननीय ओरी जी, आज क्या आयोजन रहा? देखिए, ये आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम था जो राष्ट्रीय लेवल पर आदिवासियों को एक करने के लिए काम कर रहा है और ये आदिवासी एकता परिषद से ही जुड़े हुए सारे संगठन जो भी हैं उन सब की एक सामूहिक बैठक थी जिसमें जयेश की तरफ से हम लोग शामिल हुए थे। और आदिवासी एकता परिषद का जो मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट करना और उनके अंदर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से किस तरीके से मजबूत बनाया जाए समाज को, उस पर हम लोग चर्चा आज हुई। और उस पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय HN रेखवाल साहब वो आए थे और प्रदेश के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, जिले के पदाधिकारी उपस्थित थे और उनकी सबकी उपस्थिति में एक संगठन का एक कार्यक्रम हुआ। और ये वार्षिक कार्यक्रम होता है, हर साल होता है, तो इस साल भी हम लोगों ने किया। सर, जैसा कि आपने बताया कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तो जो आदिवासी युवा है और रतलाम जिले में एक आपकी तरफ से आदिवासी का एक विधायक भी चुनकर आया है जो कि आप समाज के लिए है, तो जो राजनीतिक जागरूकता जैसी फैलनी चाहिए, अब क्या कंडीशन है कि क्या राजनीतिक जागरूकता इस दिशा में क्या पूरे प्रदेश को नेतृत्व देने की स्थिति बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप जयेश का जो स्थापना हुई थी 2013 में हुई थी और इन 10 सालों में हम लोगों ने रतलाम ज़िले की अगर हम बात करें तो हमने एक विधायक दिया है, 4 जिला पंचायत सदस्य दिए हैं, लगभग 20 से ज़्यादा हमने जनपद सदस्य दिए हैं और 52 सरपंच हमारे इस पिछले पंचायत चुनाव में हमने चुन के भेजे हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरे को भी आंकड़े इतने मालूम नहीं थे, मुझे जहां तक ध्यान था कि आदिवासी विधायक के संबंध में, बाकी आपने जिस प्रकार जनपद और सभा सदस्य और जी भी हमारे बीच में थे तो जो यहाँ के आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सर, मैं सीधी में जो घटना घटी है आदिवासी छात्राओं के साथ, ऐसी घटना
आगे से ना हो, इसके संबंध में क्या आपकी क्या आगे से कोई कार्य योजना है देखिए ये या इसके विरोध का कोई एक आप करेंगे इस प्रकार का विरोध? देखिए सीधी में जो ये घटना हुई है पहली घटना नहीं हुई जी। इसके पहले भी सीधी में पेशाब कांड हुआ था, जो किसी दबंग व्यक्ति द्वारा एक आदिवासी के ऊपर पेशाब करा था। और ये अभी जो दुष्कर्म हुआ है हमारी समाज की बेटी के साथ, तो इस तरह की घटनाएं सीधी, सतना और वो जो बेल्ट है उस बेल्ट में जहाँ दबंगों का ज़्यादा बोलबाला है वहाँ ज़्यादा होता है। हमारे जो झाबुआ, धार, रतलाम वाला जो ट्राइबल बेल्ट है इधर किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे इधर संगठन जो है बहुत मजबूत है। यहाँ अगर इस टाइप की कोई हरकत करके अगर करता है ना तो हमारा संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ा है। क्योंकि सीधी में हमारे समाज के लोग कम हैं, वहाँ पर दबंगों का बोलबाला है, इसलिए इस तरह की घटना हो रही है। तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि वहाँ पर जो दलित और जो आदिवासी लोग हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करें और ऐसे दबंगों को सबक सिखाए। नहीं तो ये पूरा जो जय संगठन है सीधी, सतना से लेके जहाँ जहाँ पर भी इस टाइप की घटनाएं हो रही है वहाँ पर जो आंदोलन खड़ा होगा वो सरकार रोक नहीं पाएगी, क्योंकि ये आंदोलन जो है अब युवाओं के हाथ में है। और इस तरीके की घटना को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो घटना हो रही है निंदनीय है और सरकार को इसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए और दोषियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उनको फांसी पर लटकाना चाहिए, ताकि हम ये मैसेज दे सके लोगों को, ये क्या सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। अभी ये जितने भी लोग इस टाइप की हरकत करते हैं कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इस कारण से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। और ये घटनाएं सिर्फ वहीं कर रहे हैं जहाँ पर लोग हमारे कम है। अगर हमारे आदिवासी बहुल क्षेत्र में अगर करेंगे तो सरकार को पता है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछूंगा। विगत दिनों, गत कुछ समय पहले एक छात्रावास में एक छात्रा ने छात्रावास से कूदकर जान दे दी थी, जिसे आत्महत्या बताया प्रशासन ने। वास्तविक स्थिति में मजिस्ट्रेट जांच हुई थी उसकी, उस स्थिति में मजिस्ट्रेट जांच में क्या निकल के आया, कुछ जानकारी है आदिवासी छात्र संगठन को? नहीं है। एक्चुअली क्या है, छात्र संगठन ने इसके बारे में मुद्दा भी उठाया था, कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था। और देखने में आया है कि जो जितने भी जो छात्र संगठन या आदिवासी छात्र छात्राएँ हैं जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, वो मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत परेशानियों में है। कारण ये है कि कई बच्चों का 2-2, 3-3 साल से छात्रवृत्तियाँ नहीं मिलती है, उनका घर परिवार जो है वो गरीब स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को पूरा मैनेज करना रहता है, वो हॉस्टल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। तो ऐसे में मानसिक दबाव में कई बार ऐसे बच्चे इस टाइप की हरकतें करते हैं। तो हम लोग उन बच्चों के काउंसलिंग भी करते हैं कि इस टाइप की हरकत ना करें। और ये जो घटना दुर्घटना जो भी हुई थी, इसके लिए कौन दोषी है क्या नहीं, ये इसकी मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश कलेक्टर ने दिए थे। अब इस जाँच का क्या हुआ, इस पर हम सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगेंगे और हम पता करेंगे कि उसमें दोषी कौन है। और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा हो, उसको जो भी उचित उसके जो निलंबन की कार्रवाई है या उसके खिलाफ एफआईआर हो, हम उसके लिए अपनी बात रखेंगे और कलेक्टर से हम मिलकर और इस पर चर्चा भी करेंगे। धन्यवाद।